दोस्तों नमस्कार। बस्तर जो नक्सलाइट इन्फेस्टेड एरिया है छत्तीसगढ़ के अंदर, वहां पे हैंडलूम डे जो 7 अगस्त को था, वहां पे एक रैंप पे एक्स नक्सलाइट की जो 22 लड़कियां, उन्होंने वहां पे बहुत फैशन शो दिखाया। और ये फैशन शो दिखा, उसके अंदर इन्होंने कोसा सिल्क साड़ी पहनी थी जो हाथ से बुनी जाती है। और साथ में वहां पे बहुत से लोग थे। जो ये प्रोग्राम किया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम के अंदर, और वहां पे टेक्सटाइल की जो रिच हेरिटेज है वो दिखाई गई। और इसको पूरे वर्ल्ड ने अप्रिशिएट किया कि नक्सल के अंदर, कि नक्सलवादी जो है, जो बस्तर के अंदर थे, वो आज मेन स्ट्रीम में आ गए। और आपको एक बात याद होगी, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह की, उन्होंने कहा था कि मार्च 2026 तक हम नक्सलिज्म को खत्म कर देंगे, और खत्म करके दिखाया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे होम मिनिस्टर की। इससे पहले आपको जब आर्टिकल 370 हटाया था कश्मीर में, जिसको लोग कोई मानता नहीं था कि आर्टिकल 370 हट पाएगा कश्मीर से, खून की नदियां बह जाएंगी, फलाना हो जाएगा, लोगों की गर्दनें काट दी जाएंगी, कश्मीर देश से अलग हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये है कैपेबिलिटी हमारे होम मिनिस्टर की। हम तो पीएम मोदी की प्रेस करते हैं, ये होम मिनिस्टर की कैपेबिलिटी है। और छत्तीसगढ़ के अंदर ये जो बस्तर के अंदर जो शो दिखाया गया, तो उससे लोगों की आंखें खुल गई। मैं एक्चुअली एक टीवी चैनल में था, प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा था इसी इशू के ऊपर, और वहां पे बस्तर की 2 लड़कियां आई हुई थी। एक लड़की ने वहां पे बात भी की कि जी हमारी तो जिंदगी चेंज हो गई, हम तो पहले सूखी जमीन, गीली जमीन पे सोया करते थे, अब हम चारपाई पे सो गए। हमें नहीं पता था कि लाइफ इतनी डिफरेंट है, और हमारी जिंदगी बदल गई। बस्तर में जो लड़कियां वहाँ काम करती हैं, जो वहाँ पे एग्जाम पे आई थी, उनको नौकरी दे दी गई, बहुत से लोगों को जॉब दे दिया गया। और साथ में यहाँ पे बहुत से लोगों को जो वीविंग इंडस्ट्री है उसको वहाँ पे दोबारा से इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन कैसे हुआ ये? देखिए, मनमोहन सिंह, ये जो काम स्टार्ट हुआ, यानी नक्सलिज्म स्टार्ट हुआ, वो हुआ 1960s के अंदर, शायद 1967 में। जो कॉम्युनिस्ट थे वो पहले सीपीएम के साथ जुड़े थे, लेकिन उनसे वो अलग हो गए, डिस्टर्ब हो गए, तो कुछ अचीव नहीं कर पा रहे। और उसके बाद चारू मजूमदार एक लीडर था, उसने नक्सलिज्म को स्टार्ट किया, और सारे जो एरिया के अंदर, स्पेशली वेस्ट बंगाल के अंदर, उड़ीसा के अंदर, बिहार के अंदर, पंजाब के अंदर और कुछ और स्टेट्स में इसको पूरा स्प्रेड कर दिया। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ था हमारे लिए, पूरे इंडिया के लिए। मनमोहन सिंह ने 2009 में कहा था, ये जो नक्सलिज्म है ये आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है देश की। और आज वो प्रॉब्लम अमित शाह ने प्रॉमिस करके उसको हटा दिया। बहुत सी बातें करेंगे, कब नक्सलिज्म चल रहा था, कैसे हो रहा था, इसके ऊपर। साथ में हम उदय शंकर पांडे आपसे चाहेंगे कि आपने तो ड्रेस भी ऐसी पहनी हुई है जो आपके मतलब यहाँ के लोग पहनते होंगे। नेचुरली बात है कि हैंड वोवन चीज होगी, आपका कुर्ता तो बहुत कैरियस है। आप इस पे अपने कमेंट्स दीजिएगा, फिर हम आगे बात करेंगे। सर, आज मोदी जी ने रेड फोर्ट से नक्सलिज्म के खात्मे की बात का जिक्र किया, क्योंकि ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसको बड़ा अंडरप्ले किया जा रहा है। और उन्होंने एक ही उसी टाइम ये भी बोला कि अभी भी प्रॉब्लम तो देखिए बस्तर ट्राइबल एरियाज में तो खत्म हो गई है, प्रॉब्लम अभी जो थोड़ी बहुत रह गई है वो है अर्बन नक्सलिज्म की, जो शहरों के अंदर। तो अभी वहां के लोग जितने वो ट्राइबल लोग हैं, गरीबी की वजह से, मिसगाइडेंस की वजह से, जो आर्म्ड ग्रुप जिन्होंने बंदूक उठा ली थी, आज उनको घर बनाने के लिए पैसा दिया जा रहा है, टॉयलेट्स बनाने के लिए पैसा दिया जा रहा है, और बड़ी मात्रा में कोई भी बिजनेस शुरू करें तो उसके लिए भी सरकार आज हेल्प कर रही है। उनको पता है कि यही तरीका है नक्सलिज्म को गायब करने का इन ट्राइबल एरियाज। बड़े अच्छे लोग हैं ट्राइबल। आप ट्राइबल की बात करें, देखिए हमारे ये तो कमाल के चाणक्य नीति वाले हमारे अमित शाह जी हैं, लेकिन मोदी जी एक जेन्युइन रेस्पेक्ट रखते हैं औरतों के लिए, महिलाओं के लिए, और स्पेशली ट्राइबल्स के लिए। तभी तो आज का प्रेसिडेंट, हमारे इंडिया का प्रेसिडेंट एक ट्राइबल औरत है, उड़ीसा के ट्राइबल एरिया से आई है। उसको इतनी इज्जत दी गई कि पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक ट्राइबल औरत को प्रेसिडेंट का ओहदा दिया गया, और उसको इतनी रेस्पेक्ट दी गई। तो उसी तरह से दूसरे जो धंधे हैं, जैसे कपड़ों का धंधा और बाकी वहां पर टेक्सटाइल और खाने पीने की चीजें जो बनाते हैं वहां पर, तो उसके ऊपर भी, और हैंडीक्राफ्ट,
ये सब के ऊपर पूरा गवर्नमेंट ध्यान दे रही है और फाइनेंशियल हेल्प दे रही है, उनको बता रही है और उनकी दिशा सही कर रही है। तो अगर उदय, आज एक लड़की मैं थोड़ा सा आपको बीच पे यहाँ पे कहूंगा एक बात। मैं आपको बताऊं कि मैं एक्चुअली वाराणसी में गया था और वहां पे वीवर्स है। तो मैंने देखा गवर्नमेंट की स्कीम है कि वीवर्स को पैसा दो, लेकिन पैसा किसको जाता है? पैसा जाता है मिडिलमैन को। मैं वहां से लोगों से बात की, कहते हैं मिडिलमैन को पैसा देते, वीवर्स को पैसा पहुंचता नहीं। तो मैं कल प्रोग्राम में बात यही कर रहा था कि अगर इनको पैसा आप देते हो तो डायरेक्ट ट्रांसफर करो। और जो यहाँ पे आपके वाराणसी में जितने भी वीवर्स हैं उनको डायरेक्ट पैसा दिया जाए, मिडिलमैन को छोड़ करके। आप लोगों को पैसा देते हैं, कोई कहीं पे कुछ भूचाल आ जाता है, कुछ डिस्टर्बेंस होती है तो उनके अकाउंट में पैसा जाता है, तो वीवर्स के अकाउंट में पैसा क्यों नहीं जाता? तो स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक ऑर्डर देना पड़ेगा कि आप इंश्योर करो कि सारा का सारा पैसा जो इंडिविजुअल को देना है उसके बैंक अकाउंट में जाए, रादर देन मिडिलमैन पैसा खा जाते हैं और वीवर्स उसी तरीके से भूखे रहते हैं। मैंने देखा वाराणसी के अंदर। तो मैंने यही बात टीवी के ऊपर की कि वीवर्स को डायरेक्ट पैसा दो, जिसको बेनिफिट करना उसको दो, और यहाँ पे जॉब तो दिए जा रहे हैं। मैं सिर्फ ये बात कहने के लिए रुका था आपको। चलिए सूद साहब, ये बहुत बड़ा देश है, बहुत विशाल देश है। इसमें यहाँ भी ट्राइबल एरियाज और रूरल एरियाज, बहुत बड़ा एरिया है यहाँ पे। इंटीरियर्स में आप जाके देखिए तो मतलब आप झटका खा जाएंगे कि जो 60s में वो आज कुछ ज्यादा इतना चेंज नहीं हुआ, लेकिन सरकार लगी हुई है। और जो आपने बात की कि डायरेक्ट उनके अकाउंट में डाला जाए, और आज किसान को और हर हैंडीक्राफ्ट वाले को सरकार की मेन इंपॉर्टेंस इसमें दी जा रही है कि उनको डायरेक्ट पैसा पहुंचा जाए और मिडिल आदमी को हटा दिया जाए। उदय, मैं आपको इसलिए बात कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं, मुझे पता है कि सरकार की नीति यही है, लेकिन जो आप हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ब्यूरोक्रेट से पैसे को पहुंच नहीं देते, वो मिडिलमैन को देके अपना रास्ता नाप लेते हैं। या आपका मिनिस्टर कमजोर होता है, जैसे टेक्सटाइल मिनिस्टर की बात करूंगा, वो ध्यान नहीं देते, उनको इंटरेस्ट ही नहीं इन चीजों के ऊपर। वो कहते हैं पैसा जा रहा है लेकिन पहुंच नहीं रहा। मैं इस चीज को स्पेशली हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये गवर्नमेंट की इंटेंशन की बात नहीं है, ये आपके जो ब्यूरोक्रेट है वो काम नहीं करना चाहते। और जितने भी जिनको मिडिलमैन को पैसा देते हैं वो कहते हैं कि आप किसी बड़े बड़े कहोगे आप इस पे साइन कर दो और आधा पैसा आप ले लो, आधा पैसा ले लो, लेकिन जो व्यूअर्स उनको पैसा नहीं पहुंच रहा। सर यही होता था बिहार में, यही हो रहा था उड़ीसा में, लेकिन आज एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुआ है वहां पर और पूरी कोशिश की जा रही है कि गवर्नमेंट जो करोड़ों रुपए खर्च कर रही है वो डायरेक्टली पहुंचे ये ट्राइबल्स, गरीब आदमी के पास, और मिडिल आदमी को हटाया जाए। लेकिन सर इतने 70 साल का जो कचरा है, 17 साल का एक सिस्टम बना हुआ है हमारे यहाँ पर, वो उसको हटाने में थोड़ा टाइम लगेगा। एंड वी शुड ट्रस्ट अवर गवर्नमेंट। हाँ बिल्कुल उदय, मेन बात क्या है कि आपका पेटीएम किसने स्टार्ट किया? किसी को तो उम्मीद थी कि पेटीएम स्टार्ट होगा, किया तो मोदी साहब ने ना। मोदी साहब भी तो पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं लोगों, किसानों के डायरेक्ट अकाउंट में जाता है, तो वीवर्स के अकाउंट में क्यों नहीं जाता? मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ हमारे जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो लोग बैठ जाते हैं इसके ऊपर, फील्ड पे नहीं जाते, उसकी बात करो। गवर्नमेंट की कोई इंटेंशन नहीं है। गवर्नमेंट तो आप देखिए गवर्नमेंट ने क्या 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 अचीव कर दिया, आप कंपैरिजन नहीं है। हमारे यहाँ पे पेटीएम कर दिया, हमारे तरफ के दूसरी चीजें कर दी। मुझे तो आप भी चीजें को इसने पे यूज नहीं करता, पेटीएम तक यूज नहीं करता, लेकिन आज जो रेडी वाला है वो पेटीएम यूज करता है। अब फिर चलो मैं थोड़ी सी आपको बात करता हूँ इसके ऊपर। देखिए 1967 में चारू मजूमदार ने नेक्सलिज्म को स्टार्ट किया। उस टाइम में क्या होता था, जो छोटे छोटे किसान हैं उनकी जमीन को जमींदार हड़प लेते थे, उनको कर्जा देते थे, जमीन को हड़प लेते थे। तो चारू मजूमदार ने उनको खड़ा किया और साथ में उनके सपोर्ट की। उसके बाद कुछ जो आपके जमींदार है उनके मर्डर भी हुआ बिहार के अंदर। स्पेशली कुछ जमींदार है उनके घरों पे मशीन कर लगी होती थी कि उन पे अटैक हो सकता है। लेकिन ये जो चीज है बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गई। इसके बाद गवर्नमेंट वहां डेवलपमेंट करना चाहती थी, डेवलपमेंट नहीं की। और जितनी हमारी गवर्नमेंट थी, चाहे मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट लगाई है, जो उससे पहले गवर्नमेंट ने, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं था, वो कुछ करना ही चाहते थे। बैठिए, पीएम अपने काम कर रहा है, उनका होम मिनिस्टर अपना काम कर रहा है। जब आपके मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी तो उस टाइम पे महाराष्ट्र के जो पुलिस कांस्टेबल है वहां पे होम मिनिस्टर थे दिल्ली के अंदर, तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? और उसके बाद मनमोहन सिंह ने खुद कहा 2009 में कि ये सबसे ग्रेटेस्ट थ्रेट है इंडिया की सिक्योरिटी को, यानी कि नेक्सलिज्म। 2 अप्रैल 6 2010 को दांतेवाड़ा वहां पे 76 सीआरपीएफ के लोगों को मार दिया गया नक्सलाइट्स के द्वारा। 2010 में दांतेवाड़ा के अंदर एक माइन ब्लास्ट किया गया जहाँ पे 40 लोग मार दिए। सुकमा छत्तीसगढ़ के अंदर 2017 में 25 सीआरपीएफ के लोग मार दिए, जिसमें से 12 माओइस्ट थे। कोरकोटा उड़ीसा के अंदर 2017 में बस को उड़ा दिया, जिसमें 7 पुलिसमैन मार दिए गए। फिर 2013 में एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुई थी इसी एरिया के अंदर। एक कांग्रेस की टीम आ रही थी, इलेक्शन का टाइम आ रहा था, टीम आ रही थी जिसको लीड कर रहे थे वीसी शुक्ला, जो मध्य प्रदेश के सीएम थे। और वहां पे नक्सलाइट को घेर के ज्यादातर लोगों को मर्डर कर दिया।
बहुत से लोग मारे गए, यानी कि पूरी कांग्रेस की लीडरशिप जो मध्य प्रदेश की थी, छत्तीसगढ़ थी, वो सारी की सारी मारी गई, लेकिन कुछ लोग उसके अंदर गए नहीं थे। और ये कहा जाता है उन लोगों ने जानबूझ के नेक्सलाइट्स को इन्फॉर्मेशन दी कि यहाँ पे आ रहे हैं और उन पे अटैक कर दो, यानी कि नेक्सस को यूज करने के लिए यहाँ पे एक एजेंडा यूज किया जा रहा था, पॉलिटिशियन यूज किए जा रहे थे, और अगर यहाँ पे नेक्सलाइट चल रहे थे तो उनको फंड देके भी काम किया जाता था कुछ लोगों के द्वारा। और वही काम आपने देखा जब वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन हो रहा था, जब पिछले इलेक्शन की बात करें 2025 के नहीं 2020 का जो इलेक्शन था, वहां पे ऐसी हवा चली कि ममता बनर्जी हार रही थी, और उसी टाइम पे कुछ ऐसी हुई, एक तो कोविड आ गया, दूसरा हुआ कि नेक्सलाइट ने कुछ ट्रेन को उड़ा दिया, और उसके साथ पूरा का पूरा माहौल चेंज हो गया और बीजेपी हार गई, और उस टाइम पे टीएमसी जीत गई। यानी कि टीएमसी के भी कुछ लिंक हो सकते हैं नेक्सलाइट के साथ, मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये भी है कि कोई इनको क्या था, शुरू के अंदर पुलिस वालों को भेजा जाता था, उनके कम्युनिकेशन लाइन को इंटरसेप्ट करते थे, उसके बाद पुलिस वालों को भेज दिया जाता था कि आप जाइए, यहाँ पे नेक्सलाइट की मूवमेंट हो रही है, लेकिन नेक्सलाइट ये गलत टाइप की इन्फॉर्मेशन पास करते थे ताकि पुलिस वाले आए और वो वहां पे माइंड ब्लास्ट हो जाए और सारे के सारे मारे जाए। ये काम किया करते और बहुत बार हुआ, क्योंकि जो टॉप के पुलिस वाले थे, वो जो एसपी वगैरह थे, वो तो अपने ड्राइंग रूम में सोया करते थे, अपने घर में एसी में सो रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले बाहर लड़ रहे हैं तो कोई ध्यान नहीं देता। फिर धीरे धीरे यहाँ पे ड्रोन यूज किए गए, ड्रोन के थ्रू पता लगाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे कोई सिचुएशन में डेवलपमेंट नहीं हुई या कुछ ज्यादा अचीव नहीं कर पाए। लेकिन मेन चेंज क्या हुई, इन्होंने वहां पे आपके पोल लगा दिए, यानी कि मोबाइल को चार्ज करने के लिए, मोबाइल की लोकेशन के लिए वहां पे एक जगह जगह इन्होंने वो लगा दिए, पोस्ट लगा दिए, ताकि जो ये, क्योंकि इनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम वो चेंज करे, और जितने भी आपके नेक्सलाइट थे उन्होंने मोबाइल को यूज करना शुरू कर दिया और उसके थ्रू बात करते थे। तब इन्होंने उनकी इंटरसेप्शन की, उससे क्या था कि उनकी बात को नहीं सुनते थे, लोकेशन पता चलती थी कि यहाँ पे आदमी कहाँ बैठा है, और उस लोकेशन पे जाकर के इन्होंने पुलिस वालों ने उन पे अटैक करना शुरू कर दिया, उनको न्यूट्रलाइज करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इन्होंने बहुत काम किया, कुछ लोगों ने भी वहां पर काम किया और जाकर के इनको समझाने की कोशिश की कि आप आइए मेन स्ट्रीम में ज्वाइन कीजिए, और धीरे धीरे लोग मेन स्ट्रीम में ज्वाइन करने लगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अमित शाह ने ये ऑर्डर पास किया था और बड़े ऊपर लिखा था कि मार्च 2026 तक नेक्सलिज्म को खत्म कर दिया जाए, और नेक्सलिज्म खत्म हो गया। लेकिन अभी भी जैसे पीएम मोदी ने कहा है रेड फोर्ट से कि अभी अर्बन नक्सल जिंदा है। ये कौन है अर्बन नक्सल? ये अर्बन नक्सल जिन्होंने मानसरोवर सरदार सरोवर डैम को बनाने के ऊपर वहां पे प्रोटेस्ट किए थे, अमीर खान को भी वहां पे ले गए थे। तो ये सारे के सारे वही अर्बन नक्सल है जो उसके बाद आपके जंतर मंतर प्रोटेस्ट के अंदर थे, और यही अर्बन नक्सल आपके 2020 के जो आपका प्रोटेस्ट था दिल्ली के अंदर, वहां भी अर्बन नक्सल थे। सबके आप नाम जानते हैं, केजरीवाल का नाम भी जानते हैं, ये भी अर्बन नक्सल है। अब पीएम मोदी ने स्पेशली कहा, वो स्पेशली उसको दिया राहुल गांधी को कि राहुल गांधी इज आल्सो अर्बन नक्सल, जो देश की प्रोग्रेस को रोकना चाहते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं, और इसीलिए पीएम मोदी ने रेड फोर्ट से अर्बन नक्सल की बात की है। और जब मैं टीवी पे डिस्कस कर रहा था बात, तो किसी ने कहा जी आज टाइम आ चुका है अर्बन नक्सल को चैलेंज करने के लिए, अर्बन नक्सल को कंट्रोल करने के लिए। और यही अर्बन नक्सल, ये कॉकरोचों को बाहर से उठा के ले आए, दिल्ली के अंदर कॉकरोच लेके आ गए, यही अर्बन नक्सल दिल्ली के अंदर डिस्टर्बेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये अर्बन नक्सल वहां नहीं गए छत्तीसगढ़ में, या जहां पे इस टाइम पे वो प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां नहीं गए, दिल्ली में आ गए, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे अटैक करते हैं, बीजेपी पे अटैक करेंगे। लेकिन अर्बन नक्सल जो एंटी नेशनल होगा उन पे अटैक नहीं करेंगे। मतलब जो इनकी आइडियोलॉजी को मानते हैं, जैसे दिल्ली के अंदर कॉकरोच से यहाँ तो आ गए, लेकिन जहाँ दूसरे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जहाँ पे जेन्युइन प्रोटेस्ट है, वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पे इनको घास नहीं डालेगा। इवन एआई से जो कम्युनिस्ट पार्टी वैसे तो खत्म हो चुकी है, पॉलिटिकली इज फिनिश्ड, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो कैडर्स है, वो कैडर्स आज भी जिंदा है, और वो कैडर्स अर्बन नक्सल के साथ मिलकर के यहाँ पे गंद फैला रहे, जैसे जेएनयू के अंदर ये सारे के सारे अर्बन नक्सल्स हैं। सर ये राहुल गांधी अर्बन नक्सल है। हाँ, नहीं, ये फिरौती का धंधा शुरू हो गया सर इनका। अभी नक्सलिज्म जो शुरुआत की थी चारू मजुमदार ने, देखिए उसका इंटेंशन कुछ और था कि वहां जितने भी गरीब किसान वगैरह थे जिनको एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, धीरे धीरे इट बिकेम अ डेकॉइटी बिजनेस। वो हर एक से वसूली कर रहे थे, किसी ने भी दुकान खोल ली, किसी ने भी फैक्ट्री लगा दी, आप वसूली कर रहे हैं आके। तो इसीलिए गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट कुछ अपने डिसीजन लेने पड़े और इनके ऊपर जोर जबरदस्ती करनी पड़ी कि तो इनको वाइप आउट किया जाए। खैर ये तो वाइप आउट हो गए हैं, बट ये अर्बन नक्सलाइट, तो सो कॉल्ड अर्बन नक्सलाइट जो लेफ्टिस्ट थे, वो आज
वो अपने आप को अर्बन नक्सलाइट करके किस तरह से वो देश को खोखला कर रहे हैं। एक बड़ी अच्छी किताब इसने लिखी है अपना रंजन ने, जो अपना कश्मीर की जो फिल्म बनाई थी उसने। यू शुड रीड दैट बुक ऑन अर्बन नक्सलाइट्स। तो सर ये हो गया है, लेकिन दे शुड लर्न फ्रॉम, अभी जैसे हमारी प्रेसिडेंट है वो उड़ीसा की है। उड़ीसा वॉज ए टोटली ट्राइबल स्टेट। एमपी का, बिहार का थोड़ा उनका था पूरा, लेकिन किस तरह से वो लोग सारे सुधर गए बाय एम्प्लॉयमेंट। घर में रोटी आने लगी, घर में पैसा आने लगा उन लोगों का। टेक्सटाइल बिकेम अ वेरी बिग बिजनेस इन उड़ीसा, हैंडीक्राफ्ट बिकेम अ वेरी गुड बिजनेस इन उड़ीसा। तो वहां पर किस तरह से होके उन्होंने वो गरीबी को और टैलेंट को मिक्स करके किस तरह से उन्होंने सफलता लाए ट्राइबल के लिए। गवर्नमेंट इज डूइंग द सेम राइट नाउ। जिस तरह से मैंने कहा ना, जिसके हाथ में बंदूक थी औरत के, वो आज रैंप पे फैशन शो में आ गई है। वो अब टेक्सटाइल के लिए काम करेगी, वो मॉडलिंग भी करेगी, और वो मेरे ख्याल से घर में बैठ के वो इसका प्रोडक्शन भी करेंगे। वो उन लोगों को पता है, उनके पास पूरे ट्रेडिशनल पुराने तरीके हैं जिनको आज गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। एंड दैट इज द रीजन, दैट इज द ओनली वे कि इनकी भलाई की जाए, आम पब्लिक की, गरीबों की। तो तभी जाके ये जो जहर है जिसको नक्सलिज्म का नाम बोलते हैं, तभी वो गायब हो गई है। और अभी देखना अर्बन भी निकल जाएगा। उदय, एक्चुअली क्या था कि जब प्रोग्राम था ना, तो वहां पे जो लेडी आई थी, जो लड़की आई थी, जो रैंप पे चली थी, उसका घर भी देखा हमने। वो कहती मैं तो पहले जमीन पे सोया करती थी, गीली जमीन पे सोती थी, पत्तों के ऊपर सोती थी, आज मैं चारपाई पे सोती हूँ। वो कहती है आज हमें गवर्नमेंट बड़ी सपोर्ट भी कर रही है, जॉब भी, टॉयलेट देती, बिल्कुल घर देती है। तो लेकिन ठीक है गवर्नमेंट ने। लेकिन उदय, आप जब उड़ीसा की बात करते हो तो मैं बीजू पटनायक का नाम नहीं याद भूल सकता। बीजू पटनायक बड़े नेशनलिस्ट आदमी थे। आपको एक बात बता दूं आपको, 1962 के वार के बाद जब वहां पे सीएम थे उड़ीसा के, तो इन्होंने रॉ की बहुत हेल्प की। रॉ का एयर विंग है जिसके अंदर ये पटनायक साहब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प करके रॉ का जो एयर विंग है उसको एस्टेब्लिश किया। वो एस्टेब्लिश किया गया था उस टाइम पे सीआईए की मदद से, क्योंकि सीआईए चाहता था, अमेरिका चाहता था कि चाइना को काउंटर किया जाए, और उस पर इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। जेबी पटनायक की बहुत इज्जत है, स्पेशली रॉ के अंदर भी लोग इनका बहुत नाम लेते हैं। उनके बेटे जो है नवीन पटनायक, वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन शायद उनके साथ कुछ ऐसे लोग थे जो उनको कुछ लूट लाट कर रहे थे। अब बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, देखते हैं बीजेपी गवर्नमेंट में बहुत अच्छा कर रही है इस टाइम। जो चीफ मिनिस्टर है बहुत अच्छे हैं, आरएसएस बैकग्राउंड के। हमारी प्रेसिडेंट जो ट्राइबल एरिया से है, ही ऑल्सो हैज बीन एसोसिएटेड विद आरएसएस फॉर ओवर, आई मीन फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, मे बी 15-20 साल से वो आरएसएस में, वहां पे जितनी भी महिला जो डिवीजन थी उनकी हेड थी हमारी प्रेसिडेंट मुर्मू जी। तो एनीवे उधर एक और बात आती है कि देखिए, जहाँ पे आपके ट्राइबल्स हैं वहाँ पे कन्वर्शन बहुत आराम से हो जाती है। क्रिश्चियंस मिशनरीज वहाँ पे आके कन्वर्ट करते हैं और उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। मुस्लिम की लड़कियों से शादी करके उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं। लेकिन जब यहाँ पे मॉइज्म खत्म हो, हाँ क्रिश्चियन भी यही है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट ने काम किया है, यानी कि यहाँ पे जब नेक्स्ट को खत्म किया, तो यहाँ पे डेवलपमेंट का काम भी हो सकता है और इनको इनकी राइट्स के बारे में बताया जा सकेगा। और स्पेशली ये लोग, मुझे लगता है कि इम्प्रेस भी होंगे कि उनकी एक ट्राइबल जो लेडी है वो आज देश की प्रेसिडेंट है। लेकिन जो मेन आज प्रॉब्लम बची है वो बची है आपके अर्बन नक्सल। और इवन इसके साथ दूसरा नाम आता है, वो है आपका खान मार्केट गैंग, जो वहाँ पे जर्नलिस्ट है, वो भी अर्बन नक्सल है। लुटियन मीडिया, वो भी आप राजदीप सरदेसाई की बात कर लीजिएगा, आप बरखा दत्त की बात कर लीजिएगा। इनको जर्नलिज्म नहीं करना, इनका एजेंडा है देश को बर्बाद करना, यानी कि ये भी अर्बन नक्सल है। तो इनको तो आराम से जाने नहीं देना चाहिए और पब्लिक को चाहिए कि इनके पूरा रिस्पॉन्स दें। सर सरकार की नजर में सरकार नहीं अकेले कर सकती, इनको पब्लिक को भी डील करना पड़ेगा। पब्लिक को भी बिल्कुल वो लेकर है, लेकिन वो सोशल मीडिया के ऊपर भी नजर रखी हुई है। जो आदमी गलत बातें करता है, जो अफवाह फैलाने की कोशिश करता है, दे आर बीइंग मार्क्ड एंड पूरा केयरफुल हो रहा है। तो भाई संभल के रहिए अर्बन नक्सलाइट्स की, आपके ऊपर नजर है सारी। और अगर आप देश का नुकसान करना जाओगे तो आज नहीं तो कल तुम्हें भाई भैया कॉकरोच की तरह गायब कर दिया जाएगा यहाँ से। तो पब्लिक को अवेयर होना पड़ेगा, पब्लिक को काउंटर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के लिमिटेशंस है। अब एक मैं वीडियो देख रहा था, ये भी जाते जाते कह दूं, बहुआ मित्रा का वीडियो था कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, जो आपके वेस्ट बंगाल के अंदर है, वहाँ पे गेस्ट हाउस में ठहरी हुई थी। गेस्ट हाउस के वहाँ पे जो गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस है वहाँ ठहरी हुई थी। कहते मुझे वहाँ पे जो
मजिस्ट्रेट है, उनका फोन आया कि आप इसको खाली कर दो। अब कहते मैं परेशान हूँ कि मुझे खाली करना पड़ेगा, और वहां पे कहते बाहर वीएचपी के लोग खड़े हैं, नारे लगा रहे हैं। मतलब इनको यही इनके घर में जाकर घुस के मारना पड़ेगा, इनको सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग एक एजेंडा चला के चलते हैं, जो लेडी ये कह सकती है, जो एमपी ये कह सकती है मेरे को तो बांग्लादेश बेटर लगता है, तो भाई जाओ बांग्लादेश के अंदर। तो इन लोगों का मुकाबला करना पड़ेगा, इनको सिखाना पड़ेगा, सेम सिखाना पड़ेगा आपको राहुल गांधी को सोशल मीडिया पे और पब्लिक और वीडियो के थ्रू भी उसको बताना पड़ेगा कि तुम्हारी औकात क्या है। तो अगर देश के खिलाफ बात करोगे तो जनता आपको छोड़ेगी नहीं। खैर ये प्रोग्राम खत्म करते हैं और आपसे कहते हैं कि आप बताइए कि आपको क्या करना चाहिए। क्या हमें डायरेक्ट एक्शन लेना चाहिए पब्लिक को? क्या हम गवर्नमेंट के इंतजार करते रहे सिर्फ गवर्नमेंट काम करेगी? आप सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर आप अपने क्वेश्चन भी रेज कीजिएगा, कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन पढ़ के हम ठीक जगह बता पाए। और गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप बस्तर के अंदर जो भी आप व्यूवर्स का काम स्टार्ट करते हैं उनको जो पेमेंट जाती है उनके अकाउंट पे भेजिएगा। और इसी तरीके से जो वाराणसी के अंदर जो व्यूवर्स हैं, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूंसी किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है मोदी की, वहां पे जितने व्यूवर्स हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा, क्योंकि वाराणसी में बहुत से लोगों से बात करके आता है, पैसा उनके अकाउंट में भेजिए ताकि पैसा व्यूवर्स को जाए, और व्यूवर्स को पैसा जाएगा तो उनका काम भी पड़ेगा। मैंने उनकी हालत देखी है वाराणसी के अंदर जाके, मैं टेम्पल के अंदर विजिट करने गया था तो मैंने उनकी हालत देखी है कैसी हालत है, क्योंकि पैसा नहीं मिल रहा, पैसा खा जाते हैं मिडिल मैन। और मिनिस्टर साहब जो हैं टेक्सटाइल के, उनको अलर्ट रहना पड़ेगा और अपने लोगों के नीचे डायरेक्ट करना पड़ेगा कि आप इनको अच्छे तरीके से फीड करिएगा, पैसा उनके अकाउंट में भेजिएगा। चलो प्रोग्राम यही खत्म करते हैं। नेक्स्टिज्म तो खत्म हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अर्बन नक्सल बचे उनका भी इलाज करना चाहिए गवर्नमेंट को, पब्लिक को भी इसके अंदर साथ देना चाहिए गवर्नमेंट का अर्बन नक्सल को काउंटर करने के लिए, चाहे राजदीप सरदेसाई हो, चाहे बरखा दत्त हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे बाकी लोग। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।